हेलो साथी नमस्कार, मैं आर.के. गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम बात करेंगे यूपी स्पेशल जीके की, यूपी जीके चली हुई है और आपको पता है कि इसका जो वेटेज है जीएस के पोर्शन में काफ़ी अच्छा इसका वेटेज रहता है। हालांकि इसका अगर हम जीएस की बात करें यूपी पुलिस में, उससे ज़्यादा जो महत्व है वो हिंदी रीजनिंग का ज़्यादा रहता है। लेकिन फिर भी बच्चों, केवल हम इन दो सब्जेक्ट के भरोसे केवल एक नौकरी को नहीं छोड़ सकते। आपको पता चला कि हिंदी और जो रीजनिंग थी इस बार उसने बैंड बजा दी। जैसे जेल वार्डर का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर 20 से क्वेश्चन रीजनिंग के वे दे रखे थे जो हर बच्चों को वहाँ पे बैठ के ना पसीने छूट रहे थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमें चारों के चारों सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। तो इसी का जो हमारा आज का टॉपिक है यूपी जीके का, यानी कि जो यूपी स्पेशल जो जीएस है, यूपी पुलिस है तो यूपी की जीके तो आने वाली है। उसके बाद जो यूपी जीके है और बहुत सारे यूपी के जो एग्ज़ाम हैं, जैसे आरओ एआरओ हो गया है ना, उसके बाद मंडी परिषद हो गया, वीडियो हो गया, पटवारी लेखपाल हो गया। तो जितने भी यूपी के अंदर एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, उन सभी के अंदर यूपी स्पेशल का पोर्शन अच्छा खासा रहता है। तो इसलिए इसे लिखते बहुत अच्छे से चलेंगे। क्या सभी साथी पेन कॉपी लेके तैयार हैं? तो जो आज का हमारा बड़ा प्यारा सा एक टॉपिक है, महोत्सव पर्व मेले, है ना। यूपी के अंदर जितने भी मेले लगते हैं उनकी हम बात करेंगे, जितने महोत्सव त्योहार वगैरह होते हैं उनकी बात करेंगे, संगीत और नृत्य की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम अलग अलग वीडियो की बात करें, अलग अलग क्लासेस की बात करें, तो ये जो 4-5 मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं, लगभग 8 से 10 क्लास का ये काम है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका बहुत कम समय के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाए। और माँ सरस्वती की अनुकंपा रही, जैसा कि हर बार रहती है, तो इस क्लास के बाहर कोई भी नृत्य, कोई भी पर्व नहीं जाएगा आपके यूपी एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं आज के जो मेले सेशन है, मेले से स्टार्ट करते हैं जो मेले होते हैं। तो जो आज का हमारा पहला जो टॉपिक होगा साथियों, वो क्या होगा, मेले। यानी कि यूपी में जितने भी मेले हैं और जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी खास है, उनकी हम बात करते हैं। तो पहला आप टॉपिक डालेंगे भाई मेले। मेला तो पता होगा, फिल्म नदी याद कर लो कोई भी, कि जो फिल्म है ना मेला फिल्म, तो उसी से संबंधित है मेले, है ना। जितने भी यूपी के अंदर जो मेले हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ प्यारे साथियों, और जब भी मेले की बात करोगे तो सबसे पहला नाम आता है कुंभ मेले का। कौन से मेले का भाई? कुंभ मेले का, जो कि प्रत्येक 12 साल के बाद एक स्थान पे भरता है। तो पहली बात करते हैं, जो पहला जो हमारे पास मेला होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा जी? कुंभ का मेला होगा। क्या जी? कुंभ मेला होगा। कौन सा जी? कुंभ मेला होगा। पहली चीज कि जो कुंभ मेला है वो कितने वर्षों में लगता है? कहोगे जी 12 वर्ष में लगता है कुंभ मेला, है ना। कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है जी? कहोगे 12 वर्षों में लगता है। और पूरे भारत में केवल 4 स्थान पर लगता है। कितने स्थान पे जी? 4 स्थान पर लगता है। पूरे भारत में जो कुंभ मेला है वो केवल 4 स्थान पे लगता है। अगर मैं इन चारों स्थानों की बात करूं कि कौन सा कहाँ में लगता है और कब लगता है, अगर उसकी बात करेंगे बच्चों, तो सबसे जो पहला मेला होगा वो हमारा, वो होगा प्रयागराज का मेला। कौन सा जी? प्रयागराज, है ना। प्रयागराज जो पहला मेला कौन सा जी? प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद में है। और ये किस नदी के किनारे है? कहोगे जी गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर। गंगा यमुना यानी कि त्रिवेणी संगम बोलते हैं ना इसे। गंगा यमुना व सरस्वती संगम, सरस्वती जो सरस्वती माता है, सरस्वती नदी भी है, तो उनके क्या लगता है जी? संगम पर लगता है, सरस्वती संगम पर, है ना। और स्थान आपको पता है, स्थान है जी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी है। क्वेश्चन ये बनता है कि कुंभ मेला भारत में कौन से स्थान पर नहीं लगता? आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 3 इनमें से एक अदर दे देगा। तो दूसरा, अगर मैं दूसरे की बात करूं प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है जो दूसरा कुंभ मेला लगता है वो लगता है हरिद्वार में जी। दूसरा जो कुंभ मेला है वो कहाँ जी? हरिद्वार में। और हरिद्वार में आपको पता है गंगा नदी है, और तो किसके नदी के किनारे जी? गंगा नदी के किनारे लगता है। और स्टेट यानी कि अगर हम बात करें राज्य की बच्चों, तो राज्य क्या होगा जी? उत्तराखंड होगा, यानी कि यूके होगा। तो पहला कुंभ मेला जी प्रयागराज में, दूसरा कहाँ पे जी? हरिद्वार में। अगर तीसरे कुंभ मेले की बात करते हैं, बाबा महादेव की जो नगरी है, भोलेनाथ की नगरी, नासिक और उज्जैन वगैरह की जो है ना, तो नासिक में लगता है। नासिक में किस नदी के किनारे लगता है? क्या बता सकते हैं जी? कहोगे गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी है जी? गोदावरी। गोदावरी जो नदी है, दक्षिण भारत की जो गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी नदी को, तो नासिक में लगता है जी गोदावरी नदी के किनारे। और ये कहाँ पे पड़ता है जी? कहोगे महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ जी? महाराष्ट्र में, यानी कि एमएच में। उसके बाद जो फोर्थ हमारे पास है, बाबा शिव की नगरी कौन सा है जी? उज्जैन है। कौन सा जी? उज्जैन है। और नदी कौन सी? क्षिप्रा
नदी है, कौन सी जी, क्षिप्रा नदी है, जो चंबल की सहायक नदी है, क्षिप्रा नदी है। और ये कौन से राज्य में कहोगे जी, मध्य प्रदेश में लगता है। क्या ये आपको 4 स्थान ध्यान रहेंगे? कहोगे जी कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है और भारत में 4 अलग अलग स्थानों पर लगता है। ये 4 स्थान कौन कौन से जी? पहला प्रयागराज है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। दूसरा हरिद्वार है, कहाँ? गंगा नदी उत्तराखंड में। तीसरा महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी महाराष्ट्र, इसमें वही नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर। और जो लास्ट है वो कहाँ जी? उज्जैन मध्य प्रदेश में, क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। बच्चों यहीं पे जब ये कुंभ मेला की बात हम कर रहे हैं तो एक पॉइंट लिखेंगे, 2017 में यूनेस्को ने, किसने जी? यूनेस्को, ठीक है, 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को क्या जी? अमूर्त विरासत घोषित किया है। अमूर्त क्या जी? अमूर्त विरासत है ना, अमूर्त विरासत घोषित किया है। यूनेस्को ने इसे अपना लिया है। कब भी? 2017 में। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, संभावना इस बार बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो कुंभ मेला कितने वर्षों में जी? कहोगे 12 वर्षों में। 4 स्थान है, कौन कौन से हैं? और 2017 में यूनेस्को जो है उसने कुंभ मेले को अमूर्त विरासत में घोषित कर लिया है। बच्चों साथ ही साथ एक पॉइंट और ध्यान रखना है, एक शब्द होता है अर्ध कुंभ जी, दूसरा क्या होता है जी? अर्ध कुंभ। जो कुंभ मेले होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं जी, कौन कौन से? एक तो है जी महाकुंभ जो कौन सा जी? महाकुंभ, इसे बोलते हैं महाकुंभ। महाकुंभ का मतलब जो 12 वर्षों में लगता है, इसको बोलते हैं महाकुंभ, 12 वर्षों में लगता है। और जो होता है अर्ध कुंभ, ये लगता है बच्चों 6 वर्ष के अंदर। कितने वर्ष के अंदर? कहोगे जी 6 साल के अंदर ये अर्ध कुंभ लगता है। अगर अर्ध कुंभ की हम बात करेंगे तो भारत में केवल 2 स्थान पर लगता है। पहला क्या है जी? प्रयागराज है। और दूसरा क्या है जी? हरिद्वार है ना। तो जो अगर बात करोगे महाकुंभ की, महाकुंभ पूरे भारत में 4 स्थान पर लगता है, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर बात करोगे अर्ध कुंभ की, जो कि 6 वर्ष के अंतराल में लगता है, और कहाँ पे लगता है जी? प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। तो दोनों ध्यान रहेंगे, कोई दिक्कत तो ना भी। अब थोड़ा सा आगे चले, और मैं इसे लिस्ट बना के तभी लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम मेले की बात करते हैं बच्चों। एक बात और ध्यान रखना है, अगर यूपी के कहोगे जी कितने मेले खास है, जो यूपी के अंदर जो मेलों की जो संख्या है बच्चों, अगर मैं मेलों की संख्या की बात करूं, वो लगभग 2250 से अधिक मेले हैं। कितने जी? 2250 से अधिक मेले। अगर बहुत सारे साथी कहेंगे जी ये मेला भी इम्पोर्टेंट है, ये तो आपने लिखवाया नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या 2250 मेले को संभावना है कि आप याद रख पाए? दूसरी बात है कि आपको एग्जाम में फिक्स नहीं पता कि यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा। तो भाई जितना मैं खास कराऊंगा उसको रट लेना है, उसके बाद ज़्यादा मत पढ़ना है। और ज़्यादा पढ़ना है तो आपके पास बुक है, भरपूर मात्रा में डाटा है, तो आप कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हैं, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। बच्चों अगर मैं बात करूं दूसरा मेले की, तो देखो इसमें जो सबसे पहला क्या है जी? 2250 से अधिक मेले हैं। अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो मेले लगते हैं वो कहाँ पे लगते हैं, जो सबसे ज़्यादा जो मेले लगते हैं बच्चों ध्यान रखना है, मथुरा के अंदर लगते हैं। कहाँ पे जी? मथुरा में। मथुरा वृंदावन तो पढ़ा होगा ना, कृष्ण जी की जो जन्म भूमि होगी। तो मथुरा में कितने मेले लगते हैं? कहोगे जी एक साल के अंदर 86 मेले लगते हैं जी। कितने मेले? 86 मेले। बात करोगे जो सबसे कम मेले लगते हैं बच्चों, सबसे कम की अगर बात करोगे तो ध्यान क्या रखना है आपको? पीलीभीत। कौन सा ध्यान रखना है जी? पीलीभीत ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ जी? कहोगे मथुरा में। और जो सबसे कम है वो कहाँ पे है जी? आपके पीलीभीत के अंदर मेले लगते हैं। और कुल है 2250 मेले। तो उन्हीं में से हमें पढ़ते चलना है कौन सा कहाँ और कितना खास है, अगर मैं उन्हीं की बात करूँगा, है ना। तो सबसे पहले अगर मेले की बात करते साथियों, तो हमें ध्यान रखना क्या जी? बटिकेश्वर मेला। कौन सा जी? बटिकेश्वर या बटिकेश्वर मेला, है ना, बटिकेश्वर मेला। बटिकेश्वर जो मेला है वो लगता कहाँ पे है और क्या इसमें खास है? तो ध्यान रखना जो बटिकेश्वर मेला है वो लगता है आपके आगरा में। कहाँ पे जी? आगरा के अंदर। बटिकेश्वर मेला कहाँ पे लगता है जी? आगरा के अंदर। और ये मेला कैसा है कहोगे जी? पशु मेला है। कौन सा मेला है जी? पशु मेला है। कौन सा मेला जी? पशु मेला। हमने प्रयागराज ध्यान रखा था महाकुंभ है और अर्ध कुंभ है, यानी कि हर 6 साल के और 12 साल के अंतराल में जो कुंभ मेला है वो लगेगा। 12 साल में महाकुंभ और 6 साल में क्या था जी? अर्ध कुंभ था। उसी के बाद क्या था जी? बटिकेश्वर मेला था जो कि आगरा में लगेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? बटिकेश्वर मेला कहाँ पे लगता है, इतना ही क्वेश्चन बनता है। दूसरे मेले की अगर बात करो भैया बच्चों, तो ध्यान रखना ददरी मेला, ददरी मेला।
और जो ददरी मेला है काफ़ी खास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हो सकता है नाम नहीं सुना हो, लेकिन खास ये है। पहली चीज़ की लगता कहाँ पे कहोगे जी, बलिया में लगता है। बलिया है ना, उत्तर प्रदेश बलिया में, है ना, बलिया। तो बलिया में ये लगता है, और आपको पता है सबसे पूर्वी बलिया ही है। उसके बाद बात करोगे, ये भी कैसा मेला है जी, कहोगे पशु मेला है। कैसा मेला है जी, पशुओं का मेला, यानी कि जहाँ पे क्रय विक्रय होता है जानवरों का, पशुओं का। प्यारे बच्चों ध्यान क्या रखना है, जो ददरी मेला है ये पूरे भारत का दूसरा, यानी कि जो सेकंड है, सबसे बड़ा मेला है। सेकंड सबसे बड़ा मेला है, सेकंड सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो कौन सा है जी, कहोगे ददरी मेला है। कौन सा जी, ददरी मेला है, ददरी मेला। कहाँ पे लगता है जी, बलिया में लगता है। कहोगे सर पहला भी बता दो कि पहला कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट आपका मेला है, यानी कि जो फर्स्ट है आपका जो मेला है वो कहाँ पे लगता है, कहोगे जी सोनपुर में लगता है, सोनपुर में। और सोनपुर कहाँ पे है बच्चों, ध्यान रखना है, बिहार के अंदर। सोनपुर कहाँ पे, बिहार में। और यहाँ पे सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। कहाँ पे जी, सोनपुर बिहार में। सोनपुर बिहार में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और दूसरा कौन सा है जी, कहोगे ददरी मेला है। और ददरी कहाँ पे, अपने उत्तर प्रदेश के बलिया में है। और ये भी एक पशु मेला है। क्या यहाँ तक ध्यान रहेगा। दोनों, ये वाला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सोनपुर वाला सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है अभी तक ये, पशुओं से संबंधित। तो सोनपुर जो मेला है बिहार में लगता है, और पूरी दुनिया का, पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा पशु मेला है, जहाँ पर पशुओं की क्रय विक्रय होता है। जैसे बोलते हैं ना हम कि मंडी वगैरह बोलते हैं गांव की देहात की भाषा में, कि वहाँ पे पीठ या मंडी लगी हुई है, तो उसी प्रकार को ऐसा बोलते हैं मेला, है ना। तो जहाँ पशुओं का मेला होगा, कौन सा, ददरी मेला है सबसे बड़ा। तीसरा आपको ध्यान रखना है बच्चों, कौन सा जी, नौचंदी मेला। इसको मेरा करते चलो भाई, भाई साथ साथ लिखते चलना है मेरे साथ साथ, अगर आपको यूपी में सिलेक्शन चाहिए होगा। अदरवाइज तो आप आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं, कोई टैक्स भी नहीं है। देखो मत, देखो क्या दिक्कत है। तीसरा ध्यान रखना, नौचंदी मेला। कौन सा जी, नौचंदी मेला, नौचंदी मेला, है ना। कौन सा मेला है जी, नौचंदी मेला है, नौचंदी मेला है। ये कौन सा जी, तीसरा मेला है। और बच्चों ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है नौचंदी मेला। और उम्मीद है कि पूछा जाएगा यहाँ से। और एक कहाँ पे भरता है जी, कहोगे आप, मेरठ में भरता है। देखो जब तक हम कह रहे थे कि एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, उस टाइम थोड़ा सा आसान था हमारे लिए भी और आपके लिए भी, कि हाँ पेपर आसानी आने वाला है। एक शिफ्ट है तो ज़्यादा भारी, कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन जब 2 या 4 शिफ्टों की बात होती है, तो क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है, तो उसके भी दिमाग में थोड़ा सा रहता है कि अब कैसे सेट करें एग्जाम को, कि सभी का इक्वल भी हो और सबके प्रश्न भी अलग अलग हो। तो इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, तो इसलिए भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। वरना मैंने सोचा था कि 2 से 3 वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट आपको यूपी में करके जाऊंगा, लेकिन हो सकता है 3 से 5 वीडियो हो जाए। तो घबराना नहीं है, 1 या 2 वीडियो और आने वाली है इसके बाद में। आज की तीसरी वीडियो है, उसके बाद में 2 वीडियो और मैक्सिमम आने वाली है। यूपी बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, इसके बाद यूपी में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर मेरी मानते हो तो। अदरवाइज आपकी इच्छा है। तो जो नौचंदी मेला है वो कहाँ पे पड़ता है जी, कहोगे मेरठ में, यूपी में मेरठ है। और ये है किस लिए, कहोगे जी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, है ना। ये भरता किस लिए, हिंदू मुस्लिम जो एकता है, हिंदू मुस्लिम जो एकता है उनके एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मेला भरता है। और जी हिंदू मुस्लिम एकता का मतलब क्या है, यानी कि पहली चीज की भरता कब है, कहोगे जी होली के बाद भरता है। किसके बाद जी, होली, जो होली का दहन होता है ना, होली के जो बाद भरता है। कौन सा मेला है जी, कहोगे नौचंदी मेला है। कहाँ पे भरता है जी, मेरठ के अंदर भरता है। और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है। और ये भरता कब है, अगर आपको ध्यान रखना है, होली के बाद तो भरता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है दूसरे रविवार को। होली के बाद जो दूसरा रविवार होगा, दूसरा जो संडे होगा, उसमें ये भरता है। और इम्पोर्टेंट क्यों है साथियों, इसमें क्या है, एक साइड तो जो चंडी माता है, यानी कि नौचंडी माता है, उनका है, और दूसरी साइड दरगाह यानी कि मजार है। और दोनों के बीच में भरता है। कहाँ पे जी, कहोगे पहली साइड, यानी कि एक साइड क्या है जी, नौचंडी मंदिर है, नौचंडी मंदिर है, नौचंडी माता का मंदिर है। और दूसरी साइड क्या है जी, मजार है, मजार है ना, मजार है। तो इन दोनों के बीच में भरता है, तो इसलिए कहा जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये है। और नौचंदी मेला है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भरता है, क्योंकि इसमें दोनों एक दूसरे के साथ रल मिलके, दोनों मेले की में दुकान वगैरह लगाते हैं, सब एक साथ रहते हैं, तो इसलिए मेला भरता है, काफी महत्वपूर्ण है नौचंदी मेला। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं कंपिल मेले की, है ना। कंपिल मेले, कंपिलिय कंपिल मेले की। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं भाई। जो चौथा जो हमारे पास मेला है वो क्या है जी, कंपिल मेला, है ना। क्या है जी, कंपिलिय कंपिलिय मेला, कंपिलिय कंपिल मेला के नाम से है। काम्पिल या
कांपिल्य मेला, कांपिल्य मेला। ये आपका भरता कहाँ है जी, कहोगे फर्रुखाबाद में भरता है। कहाँ पे जी, फर्रुखाबाद है ना, फर्रुखाबाद में भरता है। और ये किस लिए है, कहोगे जी जैन धर्म के लिए है, जैन धर्म के लिए कांपिल्य मेला। ये 2016 का जो यूपी वीडियो का एग्जाम हुआ था, इसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कांपिल्य मेला कहाँ पे जी, फर्रुखाबाद में है। और किस धर्म के लिए, कहोगे जैन धर्म के लिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों सरधना मेले की। कौन सा जी, सरधना मेला। सरधना आपको पता है कहाँ पे पड़ता है जी, कहोगे मेरठ के अंदर पड़ता है। सरधना कहाँ पे है जी, मेरठ के अंदर। तो जो सरधना मेला है वो कहाँ पे लगता है जी, मेरठ में लगता है। और किस धर्म से संबंधित है बच्चों, ध्यान रखना है, ये ईसाई धर्म से संबंधित। किस धर्म से जी, कहोगे ईसाई धर्म से संबंधित ये है। ठीक है, ईसाई धर्म से संबंधित है कौन सा जी, सरधना मेला जो है। तो कांपिल्य मेला फर्रुखाबाद में था। सरधना मेला कहाँ पे जी, कहोगे ईसाई धर्म के लिए है। कहाँ पे, मेरठ में है। मेरठ में एक और था, कौन सा, नौचंदी मेला था। हमारे पास 4 कुंभ मेले थे, महाकुंभ, और 2 थे अर्धकुंभ। उनकी बात कर ली, नदियों की बात हमने कर ली। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, अगर सबसे ज्यादा मेलों की बात करोगे यूपी में, तो आपको पता है कहाँ पे लगता है जी, मथुरा में लगता है, भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि थी। और सबसे कम कहाँ पे लगता है बच्चों, कम की बात करो कहाँ पे था जी, पीलीभीत में था। पीलीभीत में सबसे कम मेले हैं। और सर्वाधिक जो मेले हैं वो कहाँ पे जी, आपके मथुरा के अंदर है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेले की अगर मैं बात करूँ, क्या है, जन्माष्टमी मेला है ना। कौन सा है, जन्माष्टमी। और आपको पता है जन्माष्टमी पूरे उत्तर भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी मेला है ना, जन्माष्टमी। जो जन्माष्टमी मेला है ये आपका स्टार्टिंग हुई थी कहाँ पे जी, मथुरा। और जो खास है वो कहाँ के लिए, जन्माष्टमी मेला मथुरा के लिए। भाई जन्माष्टमी पर्व सब मनाते हैं, एक दिन के लिए व्रत हम रह लेते हैं, लेकिन मेला वगैरह तो नहीं लगाते। लेकिन मथुरा के अंदर जन्माष्टमी मेला लगता है, और बहुत महत्वपूर्ण ये मेला है, क्योंकि ये 9 दिन तक चलता है। कितने दिन तक जी, 9 दिन तक ये चलता है। 9 दिन तक चलता है। तो जन्माष्टमी मेला कहाँ पे जी, मथुरा। आपको ध्यान रहेगा कृष्ण जी की जहाँ जन्म हुआ था, तो वहीं पे जन्माष्टमी मेला है। और कितने दिन के लिए जी, कहोगे 9 दिन के लिए। अरे वाह, एक तुम्हारे लिए भी मेला आ गया जी। कौन सा मेला जी, खिचड़ी मेला है ना, खिचड़ी मेला। खिचड़ी भी मेला हो क्या, अरे वो खिचड़ी खाने वाली ना, वही मेला है। ये खिचड़ी बटती है इसके अंदर, खिचड़ी मेला। और ये कहाँ का है जी, कहोगे गोरखपुर का। कहाँ का है जी, गोरखपुर का है खिचड़ी मेला। और बच्चों ये भरता कब है, तो आपको ध्यान रखना है, मकर संक्रांति वाले दिन। मकर संक्रांति जो अभी गई थी ना, ठीक है, मकर संक्रांति। और एक कब होती है, 14 जनवरी में होती है। तो 14 जनवरी में मेला भरता है। कौन सा जी, खिचड़ी मेला। खिचड़ी बढ़ती है भाई खूब सारी वहां पे। तुम भी आराम से थाली ले लेके पहुंच जाओ, और घी अपने घर से लेके जाना, घी और जो दही है वहां से खिचड़ी लेना और मजे से खाना। कहाँ पे जी, गोरखपुर में खिचड़ी मेला भरता है। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति वाले दिन। बच्चे नेक्स्ट बात करते हैं हम कैलाश मेले की। और कैलाश मेला आपका कहाँ पे भरता है जी, आगरा में भरता है। कौन सा जी, कैलाश मेला है ना। कैलाश जो मेला है वो आपका कहाँ पे भरता है जी, आगरा। बहुत सारे साथी कह रहे जी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इतने सारे कैसे याद रखेंगे। भाई मैं 2200 में से 2250 है, मुश्किल से 15 मेले लिखवाऊंगा। अब सोच के देखना कितना कम हो रहा है। ठीक है, और रही हम डिटेल में भी नहीं जा रहे इनमें, तो बस इतना ही तो ध्यान रखना है। खिचड़ी मेला कहाँ जी, गोरखपुर में। कैलाश मेला आगरा में जी। जन्माष्टमी मेला मथुरा में लगता है। नौचंदी मेला जी कहाँ पे, मेरठ में लगता है। सरधना मेला कहाँ पे लगता है जी, मेरठ में लगता है। इतना ही तो याद करना मेरे बाबू, तो ज्यादा टेंशन मत लो, आराम से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों रामनवमी की। रामनवमी कहाँ पे लगता है जी, कहोगे अयोध्या में। इसका तो सभी को पता जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गढ़ मुक्तेश्वर मेला। गढ़ मुक्तेश्वर मेला। और गढ़ मुक्तेश्वर कहाँ पे पड़ता है जी, कहोगे मेरठ और हापुड़ के पास में पड़ता है। तो जो गढ़ मुक्तेश्वर है, कौन सा जी, गढ़ मुक्तेश्वर। जो गढ़ मुक्तेश्वर जो मेला है, गढ़ मुक्तेश्वर जो मेला है, ये आपका कहाँ पे लगता है जी, कहोगे हापुड़ में लगता है। कहाँ पे जी, हापुड़ में। और हापुड़ कहाँ, मेरठ से आगे निकल के है ये। तो हापुड़ में कौन सा जी, गढ़ मुक्तेश्वर मेला है। ठीक है, उसके बाद देवगढ़ मेला है मथुरा के अंदर। कौन सा जी, नेक्स्ट लिखेंगे देवगढ़ मेला। देवगढ़ मेला, देवगढ़ मेला। जो देवगढ़ मेला आपका है ये कहाँ पे जी, कहोगे मथुरा में है। देवगढ़ मेला कहाँ पे जी, मथुरा के अंदर है। जो उसके बाद एक और ध्यान रखना है, शाकुंभरी माता मंदिर का पता भी सभी को कहाँ है, घूमने जाना, बहुत अच्छा मंदिर है। शाकुंभरी मेला, शाकुंभरी मेला। और शाकुंभरी जो मेला मंदिर है वो कहाँ पे है जी, आप कहोगे सहारनपुर में है। सहारनपुर में है, जो कि आपका कौन सा है जी, कहोगे सबसे उत्तरी जो जिला है उत्तर प्रदेश का, सहारनपुर। तो वहीं पे कौन सा पड़ता है जी, शाकुंभरी मेला पड़ता है ना। तो शाकुंभरी माता मंदिर है, बहुत प्यारा, बहुत गजब का भवन वहाँ पे बना हुआ है। तो शाकुंभरी मेला कहाँ पे जी, सहारनपुर में। गढ़ देवगढ़ मेला कहाँ पे जी, मथुरा में। गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ पे जी, हापुड़ में। नौचंदी मेला कहाँ पे जी, इसमें मेरठ में था। सरधना मेला कहाँ है जी, वो भी मेरठ में था।
ठीक है। जन्माष्टमी मेला कहाँ पे जी? मथुरा में है। रामनवमी मेला कहाँ पे जी? कहोगे अयोध्या के अंदर है। इतना हो गया भाई। नेक्स्ट लिखेंगे ताज मेला। कौन सा जी? ताज मेला। अरे ताज पता ना, पता कहाँ पे भाई? ताजमहल तो पता होगा सभी को। तो ताज मेला वहीं पे है। कौन सा जी? कहोगे आगरा के अंदर। कौन पे जी? आगरा के अंदर। क्या इतनी बात सभी को ध्यान रह जाएगी भाई? क्या इतनी बात सभी को ध्यान रह जाएगी? तो नेक्स्ट एक और लिखेंगे क्योंकि कंफ्यूजन होने के चांस ज्यादा है। कौन सा जी? रामायण मेला। कौन सा जी? रामायण मेला। रामायण जो मेला है आपका वो दो स्थान पर लगता है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना, पहला क्या है जी? चित्रकूट है। पहला क्या है जी? चित्रकूट है। और दूसरा क्या है जी? कहोगे अयोध्या है ना? अयोध्या। दूसरा क्या है जी? अयोध्या है। और पहला कहाँ है जी? चित्रकूट है। रामनवमी मेला जो है वो खाली अयोध्या में था, जबकि रामायण मेला आपके दो स्थान पर लग रहा है। कौन कौन सा जी? चित्रकूट और अयोध्या। चित्रकूट और अयोध्या। चित्रकूट और अयोध्या, है ना? क्या इतने मेले सभी को ध्यान रह जाएगी? क्या इतने मेले सभी को ध्यान रह जाएंगे? नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम थोड़ी सी, जैसे होलिका है। होलिका आपको पता है, जो होलिका मेला है वो तो पूरे भारत में मनाया जाता है। उत्तर भारत है, फागुन माह में। लेकिन एक होलिका उत्सव है जो लठमार होली है ना? बच्चों ध्यान क्या रखना है, एक मेला भी है या उत्सव मान लो एक तरह का है। उत्सव मेले सब एक ही साथ पढ़ने हैं। तो कौन सा जी? होली पर, है ना? होली पर लठमार। लठ मार होली। लठ मार होली कहाँ पे मनाई जाती है? लठ मार होली, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लठ मार होली। लठ लठ मार यानी डंडा मार मार के होली खेलते हैं। लठ मार होली ये कहाँ पे जी? कहोगे बरसाना में। कहाँ पे जी? बरसाना में, है ना? कहाँ पे जी? बरसाना में है लठमार होली। तो लठमार होली कहाँ पे है जी? बरसाना में है। उसके बाद बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। आपको सभी को पता है कहाँ पे है जी? मथुरा के अंदर है। कुछ नेक्स्ट बात करते हैं छठ पूजा की। कौन सा जी? छठ पूजा। छठ पूजा। छठ पूजा क्योंकि छठ पूजा तो जी हमारे बिहार में मनाई जाती है। कुछ साथी कह रहे हैं कि जी बिहार में। बच्चों बिहार में भी ये मनाया जाता है छठ पूजा का त्यौहार। उसके बाद यूपी में मनाया जाता है, जो पूर्वी यूपी है। और साथ ही साथ जो झारखंड राज्य है, झारखंड जो राज्य है वहां पर भी मनाया जाता है। कौन सा जी? छठ पूजा त्यौहार। बच्चों एक और ध्यान इसमें रखना, जो छठ पूजा का त्यौहार है अगर मैं उसकी बात करूँ प्यारे बच्चों, तो जो छठ पूजा का त्यौहार है इसमें पूजा किसकी करते हैं भाई? जैसे भगवान शिव की पूजा होती है, भगवान गणेश की होती है। तो छठ पूजा में किस देवता की, किस भगवान की पूजा होती है? तो ध्यान रखना है भगवान 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 रवि के लिए। भगवान रवि के लिए पूजा होती है। भगवान रवि की पूजा होती है किसमें? छठ पूजा में। और रवि दिनकर दिनेश ये किसके है? कहोगे जी सूरज के पर्यायवाची है। तो किसके है जी? भगवान रवि की पूजा होती है। और ये कहाँ का मुख्यतः त्यौहार है? बिहार का। लेकिन पूर्वी यूपी, यूपी बिहार दोनों भाई भाई है, एक ही जैसे हैं। और साथ ही साथ झारखंड भी इन्हीं के पास में है। तो छठ पूजा कहाँ का त्यौहार है जी? कहोगे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड का है। और भगवान रवि का यहाँ पे क्या होता है जी? भगवान रवि की पूजा हम यहाँ पे करते हैं। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, अगर थोड़ी सी बात करोगे जो सैयद सलार का जो मेला है वो कहाँ पे है? सैयद सलार मेला। कौन सा जी? सैयद सलार मेला। सैयद 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 सलार सलार मेला। सलार मेला, ठीक है। ये बच्चे ध्यान रखना बहराइच में, बहराइच में, बहराइच, है ना? यूपी में पड़ता है बहराइच। तो बहराइच में कौन सा है? सैयद सलार का मेला। मैंने वे आपके सामने लिखे हैं जो आप अब तक एग्जाम में आ चुके हैं। वही त्योहार, वही जो मेले हैं। मैं एक्स्ट्रा बहुत कम कराता हूँ, ये मेरी, मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा कराने से हमेशा बचता हूँ। तो मैन इतना ध्यान रखना है कम से कम। आगे जितना पढ़ सको आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो कुछ मेले और है जो एक दो खास है। सबसे पहला क्या है जी? कहोगे देव दीपावली, यानी दिवाली जो है महोत्सव या त्योहार मेला, ये कहाँ पे लगता है जी? कहोगे वाराणसी में लगता है। और ये साथियों लगता क्यों है, किस खुशी में लगता है? क्योंकि मेला तो हमेशा खुशी में लगता है। तो किस खुशी में लगता है बच्चों? तो जो त्रिपुरासुर था ना, त्रिपुरासुर, त्रिपुरासुर, ध्यान है क्या सभी को? त्रिपुरासुर जो भगवान शिव के पीछे भागा था, भगवान शिव ने इसे थोड़ा सा परलोक सिधारा था। तो जो त्रिपुरासुर था, दैत्य था या असुर था त्रिपुरासुर, उसकी विजय पर, इस पर विजय है ना, इस पर विजय करी थी, विजय हुई थी किसकी? भगवान शिव की। तो इसलिए मनाया जाता है कौन सा जी? देव दिवाली गैस है। देव दिवाली या देव दीपावली जो महोत्सव है ये कब जी? वाराणसी में मुख्यतः है और त्रिपुरासुर की विजय पर। उसके बाद राम बारात जो महोत्सव है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है आपको, आगरा में ही निकलती है। और आगरा का ये त्यौहार है। जैसे गणेश उत्सव कहाँ का है मुख्यतः?
मुंबई महाराष्ट्र का है। तो इसी प्रकार राम बारात जो महोत्सव है ये कहाँ का है जी, आगरा का है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है झांसी महोत्सव या झांसी मेला, या इसे बोलते हैं आयुर्वेदिक मेला। बच्चे झांसी तो आप लगा दोगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की झांसी में है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जो आयुर्वेदिक जो महोत्सव है इसी का दूसरा नाम है झांसी मेला, और ये कहाँ पे जी कहोगे, झांसी के अंदर। उसके बाद है जी सुलह कुल महोत्सव, और ये आपको पता होगा कहाँ पे जी कहोगे, आगरा के अंदर लगता है। कहाँ पे जी, आगरा के अंदर। और नाम है क्या है जी, सुलह, यानी कि आपस में किसी की सलाह करवाना। तो सुलह कुल का जो मेला है वो लगता क्यों है, ये भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। क्या जी, हिंदू जो मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लगाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है, अगर मैं बात करूंगा, जो इसकी स्टार्टिंग आपकी करी गई थी, शुरुआत जो इसकी करी गई थी बच्चों, तो शुरुआत इसकी करी थी राजा अकबर ने, जो कि मुगल बादशाह थे ना अकबर। और पता होगा अकबर एकमात्र सम्राट था पूरे मुगलों में जो अनपढ़ था, लेकिन सबसे सही काम करने वाला था। फिर भी औरों के तुलना में जो और थे इसके अंदर, इसमें सबसे सही काम इसी का था। हालांकि सही गलत तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सही औरों के तुलना में ठीक था ये। तो सुलह कुल जो महोत्सव है वो कहाँ पे लगता है जी कहोगे, आगरा के अंदर लगता है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मेला लगता है, और इसकी शुरुआत करी थी अकबर ने, कहाँ पे जी, आगरा के अंदर। बच्चों महोत्सव और मेले इससे ज़्यादा मत पढ़ना, बिल्कुल भी मत पढ़ना। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं प्यारे साथियों, हम बात करते हैं संगीत की, है ना। संगीत की अगर मैं बात करूँ, जो संगीत है इसकी शुरुआत कब हुई थी, किसने करी थी, तो संगीत और नृत्य की बात करते हैं। संगीत और नृत्य की अगर मैं बात करूं तो हेडिंग डालना है संगीत एवं नृत्य, संगीत एवं नृत्य, और नाट्य कला, नाट्य कला है ना। तो बात करते हैं हम संगीत कला की। संगीत यानी कि जो आपका संगीत गाने की जो विधिया है उसकी अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला आपको क्या लिखना है जी, कहोगे जी एक छोटा सा नोट यानी कि स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिखेंगे जी साम वेद को, जो 4 वेद होते हैं ना इसके अंदर क्या है जी, साम वेद है। कौन सा वेद जी, साम वेद को भारतीय संगीत का, साम वेद को संगीत का, साम वेद को संगीत का पितामह यानी कि जो आपके जनक थे, है ना, पितामह या जनक कहा जाता है ना, पितामह कहा जाता है। ठीक है जी, किसे जी, श्याम वेद जो है, 4 वेद है उसी में से हमारा कौन सा वेद है जी, श्याम वेद है। इसी को क्या कहा जाता है, संगीत का पितामह कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये खास पॉइंट है। बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं अगर थोड़ी सी, श्याम वेद में भी एक गंधर्व वेद है ना। श्याम वेद के गंधर्व वेद में क्या लिखेंगे जी, श्याम वेद के क्या लिखेंगे जी, श्याम वेद के गंधर्व गंधर्व वेद को संगीत का विज्ञान कहा जाता है। क्या जी, संगीत का विज्ञान, संगीत का साइंस विज्ञान कहा जाता है। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके, सीधा एग्जाम में फैक्ट यहाँ से बन के निकलेंगे। कहोगे जी संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे सामवेद को। और संगीत का जो विज्ञान है उसे किसे कहा जाता है, गंधर्व वेद को। और किसका गंधर्व वेद है ये, कहोगे जी जो गंधर्व वेद है ये किसका वेद है जी, कहोगे श्याम वेद का जो गंधर्व वेद है उसी को विज्ञान कहा जाता है संगीत का। मुझे एक पॉइंट और लिखना है, संगीत का बाइबिल किसे कहा जाता है, संगीत का जो बाइबिल है, संगीत का बाइबिल किसे कहा जाता है, कहोगे जी संगीत का जो बाइबिल है वो कहा जाता है नाट्य शास्त्र को। किसको जी, नाट्य शास्त्र को। एक काव्य है, एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र, इसको क्या कहा जाता है, संगीत का बाइबिल कहा जाता है। और नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी थी बच्चे, लिखा किसने था, कहोगे जी भरत मुनि ने लिखा था। किसने जी, भरत मुनि ने। आपने जब रस पढ़ा होगा तो भरत मुनि वहाँ पे भी आए होंगे, जब अलंकार या छंद पढ़ेंगे तो वहाँ पे भरत मुनि का जिक्र होगा, और जब संगीत की बात हम कर रहे होंगे तो तब भी भरत मुनि जी का नाम है। तो आप सोच सकते हो ये कितनी महत्वपूर्ण ये पुस्तक या यहाँ पे काव्य रहा होगा, ग्रंथ रहा होगा, नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है, संगीत का बाइबिल कहा जाता है। संगीत का बाइबिल किसे कहा जाता है, नाट्य शास्त्र को। सामवेद को संगीत का पितामह कहा जाता है, सामवेद को संगीत का पितामह कहा जाता है। और सामवेद के गंधर्व वेद को संगीत का विज्ञान कहा जाता है, संगीत का विज्ञान कहा जाता है। क्या यहाँ तक बात सभी को क्लियर है, क्या यहाँ तक सभी को बात क्लियर, एक एक बात क्लियर बच्चों। कुछ फैक्ट की मैं और बात करूँ बच्चों, कुछ फैक्ट की और मैं बात करूँ, जो संगीत है ये और किससे संबंधित है, संगीत किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है गुप्त राजा या गुप्त काल, है ना, गुप्त राजा या गुप्त काल, है ना,
गुप्त पीरियड तो पता होगा, जब हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो गुप्ता जो पीरियड आया था सबसे महत्वपूर्ण है, स्वर्ण युग कहा जाता है इसे, गुप्ता पीरियड को। तो गुप्त राजा व सम्राट हर्षवर्धन के समय, है ना, गुप्त राजा व कौन सा भी, जो सम्राट महाराज जो हर्षवर्धन थे, हर्ष थे, महाराज हर्षवर्धन के समय हाँ क्या लिखेंगे जी, संगीत कला अपने शीर्ष पर था, अपने शीर्ष यानी कि उत्थान पर था, अपने शीर्ष पर था, है ना। किसके समय पे जी, कहोगे एक तो राजा हर्षवर्धन के समय में, और एक कौन सा था जी, गुप्त काल के समय। और आपको पता होगा गुप्त साम्राज्य थे, कौन थे जी, जो राजा थे समुद्रगुप्त, क्या लिखेंगे जी, समुद्रगुप्त जो राजा थे, समुद्रगुप्त जो राजा थे वो किस काल के थे जी, गुप्ता पीरियड के थे, नाम भी लिख रहा है ना समुद्रगुप्त। तो गुप्त काल के एक राजा थे, महाराज थे, कौन जी, कहोगे समुद्रगुप्त। तो इसमें क्या थे, समुद्रगुप्त को स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की जो मुद्रा थी, है ना, सोना तो समझ रहे हैं, गोल्ड की जो मुद्रा चली हुई थी, समुद्रगुप्त को स्वर्ण मुद्रा पर वीणा बजाते हुए, वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्या जी, पहला पॉइंट कि संगीत अपने जो शीर्ष पर था, जो अपने उत्थान पर था, वो गुप्त काल में था, और साथ ही साथ राजा जो हर्षवर्धन थे उनके काल में था। और जो समुद्रगुप्त है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, हिस्ट्री में आ जाता है ये, कि कौन से राजा को उसके सिक्के पर यानी कि मुद्रा रुपए पर संगीत यानी कि वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। तो कौन थे जी, कौन थे, समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखना है क्या जी, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसे भारत का नेपोलियन, ठीक है जी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इनकी जो मुद्रा थी, जो स्वर्ण मुद्रा थी, इन पर इन्हें वीणा बजाते हुए वीणा के फोटो के साथ देखा गया भाई, वीणा के फोटो के साथ देखा गया, किसको जी, समुद्रगुप्त को देखा गया। भाई तुम भी तो आजकल जो तुम्हारे फोटो हो तो केवल एक ही तरह से आ रहे, फोन कान पे लगाते हुए के जो फोटो है, लेकिन इनके जो फोटो थे जो वायरल हो रहे थे ना फोटो मुद्रा पे, तो वो कैसे थे जी, कहोगे वीणा बजाते हुए दर्शाए गए थे, कौन जी, समुद्रगुप्त को। तो थोड़ी सी यहाँ तक बात होगी भाई, थोड़ा सा हम और आगे चले भाई। यूपी में जो शास्त्रीय संगीत है दो प्रकार के होते हैं, है ना। अगर मैं शास्त्रीय संगीत की बात करूँ, ये भारतीय संगीत की बात कर सकते हो, तो ये दो शाखा में बटे हुए हैं। भारतीय जो संगीत है कौन सी जी, कहोगे भारतीय जो संगीत है प्यारे बच्चों, तो भारतीय जो संगीत है वो दो शाखा में बटे हुए हैं। भारतीय संगीत कितने शाखा में जी, कहोगे दो शाखा में। पहला क्या जी, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है, क्या जी लिखेंगे, हिंदुस्तानी कौन सी जी, संगीत पद्धति यानी कि इसकी प्रकार की तरह संगीत पद्धति है जी। और ये दूसरा कौन है, कहोगे जी जो कर्नाटक की संगीत पद्धति है उसके प्रकार की जैसा, है ना, जो कर्नाटक संगीत पद्धति, ये दो प्रकार की भारत में प्रचलित है। पूरे भारत में जो संगीत है वो दो शाखा से मिलके बना है। पहला क्या जी, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति यानी कि पूरे जो उत्तर भारत में है, और दूसरा क्या जो साउथ भारत में यानी कि जो दक्षिण भारत की बात करोगे वहाँ पे क्या चलता है, कर्नाटक की संगीत पद्धति, जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो हिंदुस्तानी जो संगीत पद्धति है बच्चों कहाँ पे है, कहोगे जी उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में। और कौन सा में जी, अपना जो यूपी है वो यूपी में कौन सा है जी, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति चला हुआ है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ प्यारे बच्चों, तो हिंदुस्तानी संगीत जो पद्धति है इसमें 10 विधाएं हैं, ठीक है, इसे रब कर दूं मैं, यहाँ तक लिखा गया है सभी का। थोड़ा सा आगे चले, क्या ये जो हिंदुस्तानी संगीत जो पद्धति है इसमें क्या जी, कहोगे 10 विधाएं है। कितने विधाएं है जिसके अंदर, 10 विधाएं। विधाएं का मतलब विद्या। भाई हम संगीत गाएंगे कैसे, तबला भी चाहिएगा, साज भी चाहिएगा, तराना भी चाहिएगा, ध्रुपद भी चाहिएगा, ठुमरी भी चाहिएगा, तो उसी को बोलते हैं जी हम क्या, विधाएं, है ना। तो विधाएं कितनी है जिसके अंदर, 10 है। जैसा अगर मैं इसमें एक लिखेंगे ध्रुपद, है ना, ध्रुपद लिखेंगे, एक लिखेंगे ठुमरी, क्या जी, ठुमरी, ठुमका लगाने वाली, है ना, ठुमरी लिखेंगे। और क्या लिखेंगे जी, एक लिखेंगे तराना कौन सा जी, तराना लिखेंगे, तराना। अरे सारे गामा पाता नहीं तो पढ़ा होगा वो सबने, तो वही तराना कैसा लगाना है, तो वो किस में जी, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में है। और जो ये ध्रुपद है, अगर मैं इसकी बात करूँ साथ ही, मंदिरों से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से जी, मंदिरों से स्टार्ट होता, मंदिरों से इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी, ध्रुपद की।
मंदिरों से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? ध्रुपद जो संगीत है इसकी। और इसमें होता क्या है, जो तंबूरा होता है ना, तंबूरा, वो ढोल सा जो मंदिर में अक्सर आपने देखा होगा, तो तंबूरे के साथ इसमें बजाया जाता है तंबूरा, है ना, तंबूरा, तंबूरा बजाया जाता है, तंबूरा बजाया जाता है। बहुत सारे साथी कह रहे हैं जी बहुत स्पीड से ज़्यादा चल रहे हो। और दूसरी बात है जी समझे में कम आ रही है। भाई आपको रटना है, ठीक है। ये आपका जो, मैं अगर कहूँ आपको, क्या लगे नौचंदी मेला है वो मेरे टाइम भरता है। अब ये बताओ इसमें क्या समझाना मेरे भाई, उसमें बताओ आपको क्या समझाना है। कहोगे जी नौचंदी मेला भर के दिखाओ। अब बताओ बोर्ड पे कहाँ से मैं इतने सारे लोगों को लेके आऊँ, है भाई, क्या समझ में तभी आएगा। फिर तो एक काम करो, एक काम करो, यूपी का एग्जाम होता रहेगा बुढ़ापे में जाके, पहले थोड़े से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और आराम से घूम रहे, जितने मेले हैं जितने महोत्सव है सब में आराम से घूमेंगे, सब याद रह जाए। क्योंकि हम जिसे देख लेते हैं ना वो जल्दी याद रहता है, ठीक है, जिसको भी देख लेते हैं। तो भाई पहले घूमने चल रहे हैं, भाई थोड़ा सा पढ़ना है, टेंशन मत लो। लगभग मैंने खत्म कर दिया आज की क्लास है। और आज की क्लास खत्म होने का मतलब आपके जितने 4-5 टॉपिक थे ना बहुत भयानक बड़े बड़े, वो आपको कंप्लीट हो जाएगा इसमें ही, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ना, एक व्यक्ति है अमीर खुसरो, मैं उनकी बात करता हूँ, उसे बाद में देखेंगे ना। तो अमीर खुसरो, क्योंकि संगीत से डायरेक्टली संबंध अमीर खुसरो का है, और अमीर खुसरो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन भी रहे हुए हैं, क्योंकि भारतीय संगीत में बहुत बड़ा इनका योगदान है। तो बच्चों ध्यान क्या रखना है जी, एक छोटा सा टॉपिक बना के लिखेंगे क्या जी, अमीर खुसरो, क्या लिखेंगे जी, अमीर खुसरो, है ना। जो अमीर खुसरो, अगर मैं उनकी बात करूँ प्यारे बच्चों, जो अमीर खुसरो है उनका जन्म कब हुआ था, कहोगे जी 1253 में हुआ था जी। कहाँ पे जी, 1253 में इनका जन्म हुआ था। 1253 में जी हुआ कहाँ पे था जी, कासगंज में हुआ था। कासगंज पड़ता है जी आपके पटियाला में। कासगंज कहाँ का गांव है जी, कहोगे कासगंज पड़ता है जी पटियाला के अंदर। कासगंज कहाँ पे है जी, पटियाला में। कासगंज कहाँ पे है जी, कहोगे जी ये है पटियाला में, पटियाला। और पटियाला सूट तो पढ़ा होगा भाई, सुना होगा सबने, पटियाला सूट या पटियाला पैक पढ़ा है, ठीक है। पटियाला सूट या पटियाला पैक वही ये है, पटियाला, उसी को ध्यान रखना है। और पटियाला कहाँ पे पड़ता है जी, पंजाब में पड़ता है। पटियाला कहाँ पे जी, कहोगे पंजाब में है। तो जो इनका जन्म हुआ था अमीर खुसरो का, वो कहाँ पे हुआ था जी, कासगंज में, पटियाला में हुआ था जी, पंजाब के। और कब हुआ था जी, 1253, यानी कि बहुत पुराने समय के, 800 साल पहले हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 750-800 साल पहले की बात है। उनका जब जन्म हुआ था, किसका जी, अमीर खुसरो जी का। और इनके जो गुरु थे ये थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। इनके जो गुरु जी का नाम था, ये आपके यूपी में पूछा भी गया था पिछली बार, क्या था जी, हजरत हजरत निजामुद्दीन, निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया, औलिया, है ना, निजामुद्दीन, निजामुद्दीन। इनकी दरगाह भी है दिल्ली के अंदर, मजार बनी है, हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। ये कौन थे जी, अमीर खुसरो जी के उस्ताद जी थे, इनके गुरु थे। तो इतना हो जाएगा बच्चे। इसमें 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है अमीर खुसरो जी के बारे में। पहला क्या जी, कहोगे जो सितार है, सितार तो पढ़ा होगा, सुना होगा भी, सितार देखा भी होगा। सितार व तबला रे, इसको तो देख ही लिया होगा। जागरण पार्टी वाले के पास जाना, वो सब दिखा देंगे आपको। तो सितार व तबला के जनक है, सितार व तबला के जनक कौन थे जी, अमीर खुसरो थे, है ना। इनकी जो स्टार्टिंग करी थी किसने करी थी जी, कहोगे अमीर खुसरो ने करी थी। सितार व तबला के जो जनक है वे कौन है जी, अमीर खुसरो है। और क्या ध्यान रखना है जी, जो गजल गाए जाते हैं ना, गजलें, गजलें तो पता होगा सभी को, कौन सा जी, कहोगे गजल जो है, गजल। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, ऐसा लिख दूँ भाई, कोई दिक्कत हो ना। कहोगे जो गजल है, गजल, गजल व जो हिंदुस्तानी संगीत की अभी बात करी थी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी जो संगीत है, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी जो संगीत है, इनके भी जो जनक है वे कौन है जी, अमीर खुसरो है। इनके भी जनक कौन है जी, अमीर खुसरो है। गजल के जनक कौन जी, अमीर खुसरो। गजल के जनक कौन है जी, अमीर खुसरो है। सितार के जनक जी अमीर खुसरो है। तबला के जनक ये भी अमीर खुसरो है। हिंदुस्तानी जो संगीत है उसके जनक भी कौन है जी, अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो है। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक की कोई दिक्कत है क्या भाई, यहाँ तक क्या सभी को बात समझ में आई है। नेक्स्ट बच्चों एक और लिखेंगे, जो अमीर खुसरो थे, चलो संगीत के तो बहुत बड़ा कलाकार तो थे ये, लेकिन एक के साथ ही साथ क्या थे जी, लेखक भी थे। क्या थे जी, लेखक। और जब लेखक थे तो कुछ ना कुछ इन्होंने लिखा भी होगा, तो इन्हें ध्यान रखना है। उर्दू साहित्य, क्या जी, उर्दू साहित्य के जनक, उर्दू साहित्य के जो जनक है, उर्दू साहित्य के जो जनक है, वे भी किसको माना जाता है जी, अमीर खुसरो को। और साथ में ध्यान रखना जो खड़ी बोली है, उर्दू साहित्य में खड़ी बोली के जनक भी से कहा जाता है, खड़ी बोली, खड़ी बोली।
बहुत सारे साथी कह रहे जी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भाई इन्होंने विकास इसका करा था, लेकिन खड़ी जो बोली है उसकी जो शुरुआत है वो अमीर खुसरो ने कर दी थी। और हिंदुस्तानी जो साहित्य है, हिंदुस्तानी संगीत है, उर्दू साहित्य के जनक है, सितार तबला के जनक है, गजल के जनक है। अब देख लो कितने महत्वपूर्ण ये व्यक्ति है। और इन्हें ही कहा जाता है तुतीय हिंद, है ना, तोते तोते ए हिंद, तोते ए हिंद। किसी को कहा जाता है जी, अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है जी, भारत की आवाज। क्या जी, भारत की आवाज। भारत की जो आवाज है, साउंड है, वो किसको कहा जाता है जी, कहोगे अमीर खुसरो को कहा जाता है। गुरु का नाम क्या था जी, हजरत निजामुद्दीन औलैया थे। और जन्म कहाँ हुआ था जी, पटियाला में हुआ था, पटियाला पैक में हुआ था इनका जन्म। और साथ ही साथ आपको ध्यान क्या रखना है जी, सितार तबला के जनक थे, गजल हिंदुस्तानी संगीत के जनक थे, उर्दू साहित्य व खड़ी बोली के जनक भी कौन थे जी, कहोगे अमीर खुसरो। और तुत्ते हिंद, तुत्ते ए हिंद कहा जाता है भारत की आवाज, किसी को कहा जाता है जी, कहोगे अमीर खुसरो को ये कहा जाता है। भी बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या क्या किसी को भाई? अमीर खुसरो समझ में आ गया भाई कौन थे? ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया तो बहुत अच्छी बात आपकी है। तो जो नेक्स्ट बात हम करते हैं थोड़ा सा, जो लोक गीत है और लोक नृत्य है। अगर मैं नृत्य की बात करूँ थोड़ी सी, तो इन्हीं को आपको ध्यान रखना है। कौन सा जी, लोक गीत और लोक नृत्य की। तो अगर लोक गीत की बात करोगे प्यारो जो, तो देखो बहुत सारे लोक गीत है, जगह जगह प्रचलित है, कहीं भी कुछ भी राग गाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इसी में ही है। कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं। कजरी उत्तर प्रदेश का है, ठुमरी उत्तर प्रदेश का है, सोहर, रसिया, फाग, विरह और आल्हा, ये कुछ हमारे यहाँ के प्रसिद्ध जो लोकगीत है उन्हीं की बात कर देंगे। जो कजरी है, कजरी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, कजरी और ठुमरी इन दोनों के बारे में पढ़ना जरूर है। तो पहला क्या है जी, कहोगे कजरी। कौन सा जी, कजरी, है ना, अंक का बिंदु मत लगा दियो इस पे। क्या है जी, कजरी जो लोकगीत है ये कहाँ पे गाया जाता है भाई, सॉरी, कहोगे जी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, पूर्वी यूपी में गाया जाता है। और किस महीने में गाया जाता है बच्चों, तो जो श्रावण का महीने, इनकी जो सावन का महीना होता है, तो उसमें ही गाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है मुख्यतः कहाँ पे गाया जाता है जी, कहोगे मिर्जापुर में गाया जाता है। कहाँ पे जी, मिर्जापुर में। कहाँ पे जी, मिर्जापुर जो पूर्वी यूपी है वहाँ पे ही गाया जाता है। और विषय क्या है जी, कहोगे राधा, राधा और कृष्ण जी जो है, यानी कि क्यों गाया जाता है इसमें, जो राधा कृष्ण जो है, राधा और कृष्ण जी जो है, राधा कृष्ण जी जो है, उनके प्रेम गीत गाए जाते हैं। उनके प्रेम गीत गाए जाते हैं किस में भाई, कहोगे जी कजरी में। कजरी क्या है जी, कहोगे राधा कृष्ण जी के जो प्रेम गीत गाए जाएंगे, प्रेम के जो किस्से गाए जाएंगे किस में जी, कजरी में। पूर्वी यूपी का ही श्रावण मास में गाया जाता है। और कहाँ पे जी, मिर्जापुर में। कहाँ पे जी, मिर्जापुर में। पर दूसरे की अगर मैं बात करूँ, क्या है जी, ठुमरी। दूसरा क्या है जी, ठुमरी, है ना। दूसरा क्या है जी, कहोगे ठुमरी की बात करो अगर, तो ठुमरी काफी महत्वपूर्ण है। ठुमरी काफी महत्वपूर्ण है। कौन सा ठुमरी, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी, यानी कि जो इसकी स्टार्टिंग करी थी, शुरुआत करी थी, वो कौन थे जी, जो अवध है, अवध तो पता होगा ना, अवधपुरी, है ना। अवध जो है, अवध के अंतिम राजा, अवध के अंतिम जो राजा थे, बादशाह थे, अवध के अंतिम जो राजा थे, कोई बताएगा कौन थे जी, कहोगे जी वाजिद अली शाह। कौन थे जी, वाजिद अली शाह। वाजिद अली जो शाह थे वे क्या थे, अवध के अंतिम नवाब थे, जो राजा थे। इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, किसकी जी, ठुमरी की। ठुमरी की शुरुआत कब हुई थी, कहोगे जी जो अली शाह, अवध वाजिद अली शाह के दरबार में हुई थी। इनके दरबार में ही शुरुआत करी गई थी, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, इनके दरबार में ही हुई थी। और इसमें होता क्या है, कहोगे जी राधा कृष्ण जी की बात इसमें होगी। भगवान श्री कृष्ण, है ना, भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी जो थी, वह राधा जो रानी थी, राधा जो माता थी, भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी जो थी, उनके जो क्या थे, जीवन सचित्र, है ना, जीवन का वर्णन करा जाता है। जीवन का सचित्र वर्णन, है ना, चित्रों के साथ वर्णन, सचित्र वर्णन करा जाता है। किसका जी, किनका जी, राधा और कृष्ण जी के। इससे पहले कजरी में भी यही था, लेकिन वहाँ पे बिना चित्र का था। और यहाँ पे क्या होगा, चित्र दिखा दिखा के, उनके जैसे वस्त्र आभूषण पहन पहन के, तो उनका वर्णन करा जाएगा पूरी कृष्ण जी की और राधा जी की लाइफ का, पूरे का सचित्र वर्णन। उसके बाद बच्चों कुछ घराना ध्यान रखने, घराने का मतलब है कहाँ कहाँ ये प्रचलित है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहे हैं। तो घराने आपको ध्यान रखना है, घराने दो इसके अंदर है। एक लखनऊ घराना है, कौन सा जी, कहोगे लखनऊ घराना, और दूसरा क्या जी, बनारस घराना। कौन सा जी, बनारस घराना। इन दोनों में क्या जी, ठुमरी गाया जाता है, ठुमरी गाया जाता है। और एक पॉइंट और इसमें आपको लिख लेना है, क्या लिखना है जी, कहोगे इसे शास्त्रीय संगीत का गीत कहा जाता है। क्या जी, जो शास्त्रीय संगीत होगा,
जो शास्त्रीय जो संगीत होगा, शास्त्रीय संगीत का जो गीत है वो किसको कहा जाता है जी? कहोगे ठुमरी को कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत का गीत है। शास्त्रीय संगीत का गीत किसे कहा जाता है? ठुमरी को कहा जाता है। साथियों मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्लास को आज यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा खींचना भी ठीक नहीं है। तो नृत्य को हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, और नृत्य 2 प्रकार के इसमें बहुत खास हम पढ़ लेंगे, और फिर जो बचा हुआ यूपी का उसको हम निपटा लेंगे। बहुत कम बचा हुआ है, अब केवल जो फेमस जो चीज़ है, जैसा अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है, खेल का सामान कहाँ मिलता है, लकड़ी का सामान कहाँ मिलता है, कौन किसके लिए फेमस है, वे चीज़ और बची होगी, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में निपटा लेंगे। आपका यूपी का लगभग जो आपका एग्जाम से दृष्टि से है, पहली 2 वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, ये भी खास है, तो पहली वीडियो भी देख ली होगी, तो इसको भी देख लो, लिखते जरूर चलना है। ये आपका बहुत ज़्यादा पोर्शन था, बहुत बड़ा बिखरा हुआ पोर्शन था, मैंने इसको छोटे करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और आशा करता हूँ कि सभी ने जिसने लिखा होगा उसके याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इतना पढ़ते रहिएगा, आप यूपी में बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपके लिए एक खुशखबरी और है, जो यूपी पुलिस है उसका एग्ज़ाम तो है ही, लेकिन उम्मीद है कि ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी देगा। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और आज का जो टैग लाइन है वो लिखेंगे हर हर कृष्ण, है ना, क्योंकि आज कृष्ण जी की बात हुई है, तो आज राधा माता का या कृष्ण जी का नाम आप जरूर लेके जाएंगे, जैसा भी होगा। जो भी अंत तक वीडियो बने रहेंगे। जय श्री कृष्ण।